नमस्कार. नुकत्याच भारतामध्ये बार काउन्सिलच्या निवडणुका झाल्या. प्रत्येक राज्यात या निवडणुका घेण्यात आल्या. यावेळी या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमाप्रमाणे घेण्यात आलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमाप्रमाणे बार काउन्सिल सदस्यांमध्ये महिलांना सहभाग देण्यात आलेला आहे. आपण जर बघितलं असेल की महाराष्ट्रामध्ये सर्व ठिकाणी महिला महापौर झालेले आहेत. महिलांना आता अधिक स्थान दिलं जात आहे. राजकारणामध्ये, नोकऱ्यामध्ये सगळीकडे महिलांना स्थान दिलेलं जात आहे. बार काउन्सिलच्या निवडणुकीमध्येही महाराष्ट्रामध्ये 18 जेंट्स आणि 5 लेडीज अशी संकल्पना केलेली आहे. आणि शिवाय जे 2 अधिकृत उमेदवार घेण्यात येणार आहे ते पण महिलाच घेण्यात येणार आहे, अशी कन्सेप्ट आहे. बार काउन्सिलच्या या सगळ्या निवडणुका घेत असताना सुप्रीम कोर्टामध्ये काही पिटिशन दाखल झाले होते. एक पिटिशन दाखल झालं होते की महिलांना 30% जागा सरकारी वकिलांच्या पॅनल्समध्ये किंवा इतर संस्थेमध्ये अपॉइंट करताना देण्यात यावा. याच्यावर ह्या उपक्रमात त्यांना सहभागी करून घेण्यात यावं. बार काउन्सिलचे भारतामध्ये जे वकिलांची संख्या आहे ती 15.4 कोटी वकील भारतामध्ये आहेत. संख्या खूप मोठी आहे. त्यामध्ये 2,84,05,007 महिला आहेत, म्हणजे 15% महिला आहेत एकूण बार काउन्सिलमध्ये. इंडियामध्ये सर्वात पहिले जी महिला न्यायाधीश झालेली होती 1989 रोजी, त्या होत्या एम फातिमा बीबी. या भारतातल्या पहिल्या महिला न्यायाधीश ते सुप्रीम कोर्टामध्ये पोहोचलेल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टामध्ये महिला न्यायाधीश संख्या कमी असते, त्या पण वाढल्या पाहिजे. गेल्या 37 वर्षामध्ये 11 महिला न्यायाधीश झालेल्या आहेत सुप्रीम कोर्टामध्ये. न्यायाधीशच्या निवडल्या जातात त्यामध्ये महिलांची संख्या अधिक असायला हवी, असा ही कन्सेप्ट आहे. 17 प्रमुख राज्यामध्ये, त्यापैकी 13 राज्यामध्ये 30% महिला वकील आहेत. या महिला वकिलांना कुठेतरी न्याय दिला जावा, त्यांना या प्रक्रियेत आणलं जावं. प्रत्येक व्यवसायामध्ये महिलांची संख्या खूप वाढलेली आहे. तसंच वकिली व्यवसायामध्ये महिला धडाडीने पुढे येतात. त्यांना न्यायाधीश पदावर नियुक्त करण्यात यावं, त्यांना बार काउन्सिलच्या बॉडीवर घेण्यात यावं, असा प्रकार आहे. वेगवेगळ्या पॅनल्सवर त्यांना घेण्यात यावं, यासाठी कन्सेप्ट आहे. याविरुद्ध काही पिटिशन पण दाखल झालेले होते, पण न्यायालयाने ते काही ऐकलेलं नाही आणि महिला वकिलांना न्याय दिलेला आहे. एक और नया मामला आया है. कुछ बेटे बहू और उनके परम पूज्य मायके वाले आजकल एक नया बिजनेस मॉडल लेकर चल रहे हैं. शादी करो, ससुराल जाओ और बुजुर्ग सास ससुर की प्रॉपर्टी पर परमानेंट कब्जा जमाओ. फिर थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि घरेलू हिंसा कानून के तहत साझा घर का नाम लिखवा देंगे, सबको जेल की हवा खिला देंगे, फर्जी मुकदमे दर्ज करवा देंगे और पुलिस तो महिला हिंसा पे आंख बंद करके रिपोर्ट लिख ही लेगी. और फिर क्या, थक हार के सेटलमेंट के नाम पे सीधे ब्लैकमेल करके पूरे मकान पे कब्जा करेंगे और मालिक बन बैठेंगे. पर रुकिए जनाब, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे जालसाजों के अरमानों पर वो कानूनी बुलडोजर चलाया है कि इनकी नानी याद आ जाएगी. पति की मौत क्या हुई, कुछ लोगों ने तो सीधे प्रॉपर्टी का नक्शा निकाल लिया. उधर पति की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई. इधर साझा घर, पैतृक संपत्ति और हमारा हक का पूरा सीजन चालू हो गया. मायके, मामा और यहाँ तक पोता भी छाती ठोक के आंदोलन में शामिल हो चला. और फिर एंट्री होती है मायके वाले सलाहकार मंडल की, जो कान में आकर फूंकते हैं, दीदी डरना बिल्कुल मत, पूरा घर पकड़ लो. एक बार कब्जा जम गया ना, फिर बूढ़ा बुढ़िया खुद भागेंगे. अब कानून की किताब खोलकर केस नोट कर लीजिए. ऋतु तनेजा बनाम दिल्ली सरकार, मई 2026. सफदरजंग एनक्लेव के इस मामले में जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने साफ शब्दों में कह दिया, बहू जी, संपत्ति पैतृक है या नहीं, इसका फैसला सिविल कोर्ट में लड़िए, लेकिन सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत बुजुर्गों को प्रताड़ित करने और साझा घर के नाम पर स्थायी कब्जा जमाने का लाइसेंस कानून कतई नहीं देता. हाई कोर्ट का सीधा आदेश, 45 दिन के अंदर घर खाली करो और बाहर निकलो, क्योंकि जहां परिवार का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए वहां बुजुर्गों के सम्मान से जीने के अधिकार को प्राथमिकता मिलेगी. सावधान, जो लोग सुधर नहीं रहे वो सुधर जाएं. पति को लट्टू की तरह मत नचाइए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का. दरअसल एक वैवाहिक विवाद में टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि शादी कोई पावर गेम नहीं है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को दबाने की होड़ में लगे हुए हैं, बल्कि ये एक साझेदारी है जिसमें दोनों का होना बहुत जरूरी है. अगर रिश्ते में अहंकार है, मैनिपुलेशन है, तो इसका सबसे ज्यादा बुरा असर बच्चों पर पड़ता है. कोर्ट ने सलाह देते हुए ये भी कहा कि पति पत्नी अपने ईगो को साइड रख के अगर अपने रिश्ते पर ध्यान दे तो ये बेहतर होगा. और साथ ही कुछ विवाद अगर आपस में ही सुलझा लिया जाए तो ये रिश्ते के लिए काफी अच्छा होगा. सुना जा रहा है जो कि पत्नी से तंग आकर सन्यासी बन गया. आइए इनके पत्नी से बात करते हैं. क्या हुआ था मैटर, क्या हुआ था मैटर? सर, हम लोग के पति पत्नी में थोड़ा बहुत लड़ाई हुआ था. अच्छा. उसके बाद फिर मतलब ये गोसा में भाग गए. हाँ. अब पता न कहीं कहाँ भाग गए, सही आज आए हैं 2-3 साल के बाद आज आए हैं सर. तो हम सन्यासी बन गए हैं. सन्यासी
बन गए। इनको मतलब हम पूरा थाना कोर्ट कचहरी मतलब पूरा इनको हम खोजवाएं, पूरा खुजवाए थे? हाँ पूरा खोजा, नहीं मिले। उसके बाद फिर आज 2-3 साल के बाद आए हैं सन्यासी बन के? सन्यासी बन के। सन्यासी बन के आप आए हैं यहाँ पर भैया जी, जो कि बाबा बन गए आप, तो क्या है, क्या प्रॉब्लम हुआ था? नारायण वक्त हाँ, ऐसा है कि हम अपने नारी से बहुत उबा गया था। अच्छा, नारी को हमने बहुत कुछ किया, हाँ, बहुत सारे चीज जो मांगता था वो मैं दे देता था। अच्छा, अपने उसके पत्नी को? ऊपर- हाँ, अपनी पत्नी को जो है हाँ, जो मांगता था सारा चीज दे देता था। हाँ। यहाँ तक कि जो है घर का जो है गाय बछरू तक बेचकर उसको सब कुछ दिया। हाँ, उससे उब आकर इतना तंग हो गया कि जीवन में मोह माया जाल में मैंने फंस रखा था। अच्छा, इससे उब कर जो है अयोध्या जी में चला गया। वहां पर जाकर जो है सिद्ध किया। सिद्ध करने के बाद हमारे गुरु जी के नंदेश्वर नाथ महाराज जी के शरण में रहकर हमने जो है इस सिद्धि की प्राप्ति किया। और प्राप्ति करने के बाद जो है मैं 3 साल बाद अपने घर क्यों लौटा। घर कहाँ लौटे? घर ऐसा है कि हमारे गुरुजी कहें कि जब तक घर में अपने घर से अपने पत्नी के हाथ से जब भिक्षा नहीं लोगे तब तो तुम्हारा सिद्धि संपन्न नहीं हो। तुमच्या माहितीसाठी पत्नी जर पतीचा सारखा अपमान करत असेल तर मग कायदा काय सांगतो? भारतीय कायद्यानुसार पत्नीकडून पतीचा वारंवार केला जाणारा अपमान हा मानसिक क्रूरता या श्रेणीमध्ये येतो. हिंदू विवाह कायदा 1955च्या कलम 13(1) IA अंतर्गत जर पत्नी पतीला अपमानास्पद वागणूक देत असेल किंवा मग त्याच्या चारित्र्यावर खोटे आरोप करत असेल किंवा कुटुंबासमोर त्याचा वारंवार अपमान करत असेल, मानभंग करत असेल तर पती या कारणासाठी न्यायालयामध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयानं विविध निकालांमध्ये असं सुद्धा स्पष्ट केलेलं आहे की फक्त शारीरिक जखमाच नव्हे तर मनाला होणारी वेदना असू देत किंवा मग स्वाभिमानाला पोहोचलेली ठेच ही सुद्धा एक प्रकारची क्रूरता आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मग पतीला कायदेशीर संरक्षण मिळतं आणि तो या जाचामधून मुक्त होण्यासाठी कायदेशीर मार्ग सुद्धा अवलंबू शकतो. जर हा अपमान असह्य असेल तर वकिलांमार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवून पत्नीला तिच्या वर्तनाबद्दल ताकीद देणं हा प्राथमिक कायदेशीर टप्पा असू शकतो.